नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। भारत सबसे युवा देश है। तकरीबन 2/3 आबादी यानी कि 66% से अधिक आबादी 35 साल से कम उम्र के नौजवानों की है। यानी कि एक ऊर्जावान देश, उत्साह से भरा देश और संभावनाओं से परिपूर्ण मुल्क। लेकिन युवाओं के आगे समस्याएं और चुनौतियां भी कम नहीं हैं। इस वक्त जब हम 21वीं सदी के तीसरे दशक में हैं, मोबाइल तो एक समस्या, एक एडिक्शन बन ही रहा है। लेकिन मोबाइल से ज़्यादा भीषण, ज़्यादा भयावह एडिक्शन, नशा, एक नशे का खतरा, नशे की चुनौती और नशे की चिंता देश और समाज को खोखला कर रही है। उत्तराखंड जो हिमालयी राज्य है, पर्वतीय राज्य है मूल रूप से, इस राज्य में भी नशे का विकराल रूप हर तरफ नजर आ रहा है। उत्तराखंड का मॉडल डिस्ट्रिक्ट चंपावत एक सीमांत जिला है, पर्वतीय जिला है मूल रूप से, यद्यपि इसमें मैदान का हिस्सा भी है। कम आबादी का जिला है, 3 लाख के करीब आबादी है। लेकिन इस जिले में भी नशा तेजी से पांव पसार रहा है। किशोर, युवा, अधेड़ उम्र और यहाँ तक कि बुजुर्ग इसकी गिरफ्त में है। और नशे से निपटने के लिए जो उपाय हो रहे हैं, उससे पहले नशे को लेकर जो एक भयावह आंकड़ा है, साल 2025 का ये आखिरी हफ्ता है, तकरीबन 4 दिन बाद ये वर्ष 2025 अलविदा हो जाएगा। करीब 18 करोड़ रुपए की नशे की सामग्री पुलिस ने चंपावत जिले में बरामद की है। ये वो नशे का आंकड़ा है जो पकड़ा गया है, यानी कि जो नहीं पकड़ा गया होगा उस आंकड़े का एक अगर हम अनुमान लगाएं तो उसका ग्राफ कितना ऊंचा जाएगा। इससे ये लगता है कि नशे का खतरा कितना भयावह है, कितना गगनचुंबी है, और इसको रोकने के लिए, इस पर लगाम लगाने के लिए अंकुश लगाना कितना जरूरी है। चंपावत जिले में 3 नशा मुक्ति केंद्र बंदसा, टनकपुर और चंपावत में चल रहे हैं और एक नशा मुक्ति केंद्र इस वक्त बंद है। उनकी अपनी भूमिका है, वो प्रयास कर रहे हैं कि नशे के आदि लोगों को नशा छुड़वाने की कोशिश उनकी ओर से की जा रही है। काफ़ी हद तक वो इसमें कामयाब भी है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। आज नशे की बात इसलिए कि चंपावत जिले में करीब 1.5 साल से कम अंतराल में 2 लोगों की मौत नशा मुक्ति केंद्र में हो चुकी है। 27 सितंबर 2024 चंपावत के एक युवा राज्य आंदोलनकारी दीपक तड़ागी लारा की मौत हुई थी एक नशा केंद्र में। वो नशा केंद्र फिलहाल बंद है। और एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति, बल्कि एक अधेड़ उम्र नहीं बल्कि 63 साल के आनंद बल्लभ पांडे, लोहाघाट पाटन पाटनी के रहने वाले हैं, उनकी भी मौत हुई। वो ट्रीटमेंट करा रहे थे और ट्रीटमेंट बहुत लंबे समय से नहीं, बमुश्किल 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, 20 दिसंबर को आए थे। तो इसलिए ये एक ऐसा विषय है जो चुनौती पेश कर रहा है, जिसको लेकर समाज में चिंता है, जिसको लेकर हर तबके एक चुनौती के रूप में इसको कैसे देखा जाए, इस चुनौती से कैसे निपटा जाए, और नशे की समस्या क्यों बढ़ रही है, कैसे उस पर काबू पाया जा सकता है, इसको बताने के लिए हमारे साथ दीपक जोशी साहब हैं, जो नशा मुक्ति केंद्र का संचालन कर रहे हैं। और बीते 3 सालों में उनकी ओर से कोशिश हुई है कि नौजवानों को इस दिशा में रोका जाए। वो काउंसलिंग भी करते हैं, सीधे उनसे ही बात करते हैं। जोशी जी, आपका बहुत स्वागत है देवभूमि टुडे में। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी। तो जो जानकारी सर, सबसे पहले आपसे ये जो नशा तो जाहिर है कि बहुत ज़्यादा विकराल और भयावह रूप में सामने आ रहा है, लेकिन जो घटना 26 दिसंबर को हुई उसके बारे में संक्षेप में आप बता देंगे, कैसे क्या हुआ। जो आनंद बल्लभ पांडे एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो वो किस तरह का नशा करते थे, कब लाई गए और क्या उनकी मनोदशा रही होगी? सर 20 तारीख के सुबह मेरे पास एक कॉल आती है उनके बेटे के द्वारा कि पिताजी जो हैं हमारे कहीं जंगलों में घूम रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में चरस का सेवन करते हैं।
तो कंडीशन उनकी ऐसी है कि उनके अंदर पागलपन भी है और 8 या 10 दिनों से उन्होंने खाना नहीं खा रखा घर में। हम लोग चिंतित हैं कि कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए या उनकी जान पे कोई ऐसा खतरा ना मंडराए, और वो घर में भी नहीं आ रहे हैं। और ये अभी ठंड का सीज़न चल रहा था, उन्होंने बोला कि हमने बोला था कि 63 उनकी एज है, 63 साल के हैं वो। तो वो हमारे लिए एक वो नहीं है कि उन्हें अगर हम रिकवर कर नहीं सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है, अगर वो जंगलों में भटकते हैं उस दौरान अगर ठंड से मौत हो जाएगी तो हम भी, हमारे पास भी बचाव क्या है, हम भी एक इस सोच में रहेंगे कि अपने पिताजी के लिए हमने कुछ किया नहीं। तो डी-एडिक्शन सेंटर हमारे लिए एक ऑप्शन है, हम वहाँ रख सकते हैं। तो वो जैसे हमारे पास लाने में वो असमर्थ थे, उन्होंने बोला आप अपनी टीम भेज दीजिएगा। तो हम उन्हें मंदिर से, एक मंदिर है वहाँ पे लोहाघाट में, उधर से लेके आए। तो वो अपने कपड़े जला रहे थे वहाँ पे। तो लड़कों ने उन्हें बोला हम मंदिर जा रहे थे, उन्होंने बोला आप अब कहाँ जाओगे, उन्होंने बोला हम मानेश्वर जा रहे हैं। उन्होंने बोला मुझे भी ले चलो। तो उन्हें बहला फुसला के हम अपने डी-एडिक्शन सेंटर चंपावत लेके आए। तो उसके बाद मैं अपने घर से जैसे अपने सेंटर पहुंचा तो मैंने उनका हाल जाना, तो उनकी मनोस्थिति की बिल्कुल सही नहीं थी। उन्होंने जाते ही गाली गलौज, जो हमारे अभी कैमरों पे भी हैं, मोबाइल पे भी रिकॉर्ड हैं, गाली गलौज ये सारी चीज़ें, और यहाँ तक कि मतलब कंडीशन उनकी बहुत ख़राब थी कि वो मलमूत्र वहाँ पे करके उसको हाथ से वो करना, मतलब खाने तक की नौबत आ गई। तो मुझे वो सही नहीं लगा कि मैंने कहा देखिए, और उन्होंने अपने आप को एक दीवार पे मार के हाथ में भी निशान कर दिया, बोला मैं अपनी मतलब यहीं पे जान दे दूँगा। तो फिर मैं तुरंत उनके लड़के से बोला, मैंने कहा ये कंडीशन जो है हमारे बस से बाहर है, ऐसे पेशेंटों को हम सीधे बरेली साइकेट्रिस्ट डॉक्टर अश्विनी कुंचल जी के यहाँ लेके जाते हैं। तो हम लेके गए, उसी समय हम 11 बजे यहाँ से निकले, हम वहाँ 4 बजे पहुँच गए। वहाँ पे डॉक्टर अभिनव कुंचल जी ने उनका ट्रीटमेंट किया और उन्होंने देखा कैमरे पे भी। तो उसके बाद उनकी दवाइयों से उन्हें क्या है कि नींद आ गई थी। फिर हम यहाँ लेके आए, हमने बोला कि पहाड़ों का टाइम है, ठंडा भी है, ताकि ऐसी दवाई देना जिससे कि हम आराम से ले जा पाएँ, हाथापाई ना करें। तो उसके बाद हम उनको यहाँ लेके आए, तो वो ठीक थे। उसके तीसरे दिन की वीडियो परसों की, तो हमने उनकी हेयर कटिंग की, दाढ़ी बाल बनाए और उन्हें नहाया और बैठ गए वो आराम से। हमारे पास वो वीडियो हैं। लेकिन कल रात अचानक, कल रात जैसे उन्होंने खाना खाया तो वो लेटे अपने बिस्तर पे। आज सुबह मुझे सेंटर से खबर मिली कि 8 बजे की जब हमारी बेल बजी प्रार्थना के लिए, मॉर्निंग प्रार्थना के लिए, तो दादाजी जो हैं वहाँ पे लेटे थे, वो आए नहीं। सबने सोचा नींद में होंगे, दवाइयाँ उसकी चल रही हैं। तो जाके देखा तो उनकी सांस नहीं चल रही थी। तो आनंद पानंद में जैसे अपने घर से आया, मैंने उनके बेटे को कॉल किया था कि तुम्हारे पिता की तबीयत ख़राब है। वो उनने सोचा कोई तबीयत ख़राब होगी। फिर मैं दोबारा कॉल किया, कहाँ पहुँचे, उन्होंने बोला आराम से आ रहे हैं, अभी टाइम लगेगा। मैंने कहा तुम्हारे पिताजी डेथ हो चुकी है, आप आ जाइए। और मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं, क्योंकि मैं पूरा सीसीटीवी कैमरा चेक किया कि रात में देखो गतिविधि क्या हुई उनके साथ। पहले हमने पूरा चेक किया तो उसमें कुछ नहीं। सुबह जैसे उनको रजाएं उनने ओढ़ी, उसके बाद सुबह ही जब हम देखने गए तो वही रिकॉर्डिंग आई, रात में कोई एक्टिविटी भी उनकी हुई नहीं थी। तो एक उनका आकस्मिक निधन था। तो उसके बाद मैंने सीधे कोतवाल सर को कॉल किया था कि सर मेरे डी-एडिक्शन सेंटर में एक वयस्क बुजुर्ग नागरिक की मौत हो गई है और मुझे क्या करना चाहिए इस समय। तो सर द्वारा मुझे बताया गया कि आप एक एम्बुलेंस से करो, उन्हें हॉस्पिटल ले जाओ, जहाँ पे डॉक्टर उन्हें मृत्यु घोषित करेंगे। तुम तो मृत्यु घोषित उन्हें कर नहीं सकते हैं। तो हम टीम के द्वारा हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पे उन्हें मृत्यु घोषित किया, अग्रिम कार्रवाई हुई पोस्टमार्टम की। तो उसके बाद फिर अभी हम 2 घंटा पहले फ्री होकर वहाँ से आए और उनकी बॉडी जो है परिजनों को सौंप दी गई। जी, तो ये यकीनन दुखद घटना है, लेकिन ये नशे की परिणति है। तो नशे का जो स्वरूप है, अब जिस तरह से हम देखते हैं अलग अलग तरीके का नशा हो रहा है, तो नशे की चुनौती कितनी बड़ी आपको लगती है, और नशे का जो किस एज ग्रुप में ये नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, और रोकथाम के लिए क्या इसमें उपाय हो सकते हैं और वो किस स्टेज में हो सकते हैं? जी, आज की दुखद घटना से तो मैं ये मुझे ऐसा लगता है कि चलो उनकी एज बहुत ज़्यादा थी, तो अगर नशे की एज वाली मेरे पास ऐसे मामले आए हैं, अभी भी मेरे डी-एडिक्शन सेंटर में ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं जो वहाँ पे कम उम्र के हैं, वो हैं 18 से 17 वाले लड़के, 17-16 के भी बच्चे आए थे, वो कुछ समय रहे। 18 से मानो 24-25 की एज तक के बच्चे जो हैं वो कुछ भी बड़ा नशा उठा ले रहे हैं।
जैसे स्मैक उठा ले रहे हैं, डोडा खाना उठा ले, इंजेक्शन का नशा उठा ले रहे हैं, तो जो ड्रग्स का नशा ले रहे हैं उनकी फिर एक ऐसा पॉसिबल है नहीं कि उन्हें कभी वापस एक अपनी निजी ज़िंदगी में आना होगा। अन्यथा उनका क्या है, जो उस नशे के दौरान अगर आ जाता है, यहाँ चंपावत में जैसे बर्ला स्मैक में अगर ये लड़के आते हैं तो मेरा मानना यह है कि सिर्फ मौत ही आएगी तभी उनका नशा छूटेगा जो ये ड्रग्स ले रहे हैं। अन्यथा जैसे ये दादाजी थे जिनके आज हमारे डेट सेंटर में घटना हुई है, तो ये चरस इनके पास भारी मात्रा में मिली थी, मुझे कम से कम इतना सारा मिला, 100-150 ग्राम। हमने उनके परिजनों को दिया, वो उन्होंने बोला जला दो यहीं पे, हमें कुछ नहीं करना इसका। सोच थी इनकी कि बाबा जी को दूंगा, और पीते बहुत थे, चबा के बीड़ी भी चबा के खा जा रहे हैं। हो सकता है अब किसी मौत की घटना के पीछे हम जिम्मेदारी तो हम किसको मान नहीं सकते हैं ऐसे, लेकिन हमारा जो दायित्व था, कर्तव्य था, हमने जहाँ तक था रात सुलाने तक की हमारी जिम्मेदारी थी। और उसमें कैमरे लगे हैं हमारे, ऐसा अपनी तरफ से तो आज तक इतना कभी रहा नहीं हमारी तरफ से। लोकल का छोटा सा जिला है और कोई परिचित रहता है, कोई मारपीट की घटना या ऐसा कोई हम वहाँ पे करते नहीं है, कोई ऐसा इशू हमारा रहा नहीं। जो एडिक्शन सेंटर में जो लोग आते हैं, डी एडिक्शन सेंटर में, वो कितने समय वाले व्यक्ति को, जैसे जिसने शुरुआती अवस्था से जो नशा कर रहा है, मतलब अर्ली स्टेज वाला एडिक्टेड व्यक्ति है, उसका नशा छोड़ना आसान होगा, तो उसके लिए क्या तरीके होंगे? और जो लॉन्ग टर्म जिसने 5 साल 10 साल तक कोई अगर शराब पीने का काम किया है, चरस पीने का काम किया है, डोडा या दूसरे स्मैक इत्यादि के नशे किए हैं, तो इनको कैसे आप कैटेगराइज करते हैं और किस तरह से नशा कम से कम वो छोड़ सके, इसके लिए क्या दिशा रहती होगी? सर हमारे यहाँ सबसे पहले ये रहता है, किसी भी डी एडिक्शन सेंटर में ये रहता है, परिजन जब उस इंसान से परेशान होके लास्ट उनके अंदर ये खतरा रहता है कि फैमिली में या तो ये अब खुद मरता है या हमें मारता है, ये खतरा रहता है। और दूसरा ये रहता है कि ये पी रहा है लेकिन इसका ना यहाँ पे इलाज हो पा रहा है, और ये इसके समय मतलब अब बॉडी भी इसकी ख़राब है, इसके ऑर्गन भी ख़राब हैं, किडनी फेल होने के चांसेस हैं और ये मर सकता है। तब उस कंडीशन में हमारे पास ये आते हैं और वो हमारे लिए बड़ा मुसीबत का पल हो जाता है कि उस समय उनकी शरीर उनका ऐसा हो जाता है कि वो लास्ट कंडीशन में ही हमारे पास आते हैं। अब उसमें छोड़ने की बात रही तो सर इसमें हम चरस वाले को मान सकते हैं, वो छोड़ सकता है, चरस वाला 100% छोड़ सकता है, अल्कोहल वाला भी अपना नशा छोड़ सकता है और बीड़ी तंबाकू ये सब लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन 101% स्मैक और ये डोडा वगैरह और इसका क्या कहते हैं इंजेक्शन से जो नशा लेता है, ये लोग कभी नहीं छोड़ सकते हैं, ये नशा कभी नहीं छोड़ सकते हैं। क्योंकि मैं उनके साथ अच्छे से बैठा हूँ और उनकी मानसिकता मैंने देखी है, तो उनकी मानसिकता ऐसी रहती है, हम इस नशे में ऐसे दलदल में घुस गए हैं तो अब इससे बाहर निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। रिहैब में सिर्फ हमारा क्या होगा, ट्रीटमेंट होगा हमारा। वहाँ रिहैब सेंटर में कोई भी ऐसा पेशेंट आया, सब उसका ट्रीटमेंट होता है, उसका ऊपर जैसे कोई हाथ तोड़ गया उसका हाथ तोड़ने उसका यहाँ पे इलाज करा दिया, जैसे डिस्ट्रिक्ट में हो गया, अगर कहीं बाहर से हो गया, जैसे मेंटल आता है उसका हम बरेली से उपचार कराते हैं, उनका एक उपचार होगा। उसके साथ आध्यात्मिक रूप से वो हमारे साथ 1 हफ्ते तक हम डेटॉक्स में रखते हैं उन्हें, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना रहे। उन सारी चीज़ें वो एक्टिविटीज़ उनकी कुछ नहीं रहती, योगा वगैरह क्लासेस उनका कुछ नहीं चलता है। 8 दिन के बाद हम उन्हें प्रॉपर क्लास देते हैं और शाम को उसको भजन प्रार्थनाएं ये सारी चीज़ें, योगा ये सारी चीज़ें उन्हें करना होता है। उस दौरान क्या होता है, वो आध्यात्मिक रूप से उन्हें मजबूत बनाने की एक दिशा है। लेकिन उसमें एक कैटेगरी होती है उन लोगों की, नशेबाजों की। वो लोग क्या करते हैं कि एक इंसान ऐसा होता है कि मैं गलती से नशे के ग्रुप में फंस गया, गिरफ्त में आ गया हूँ, मैं इसे कभी छोड़ना नहीं चाहता हूँ, वो छोड़ेगा नहीं कभी, उसकी मानसिकता छोड़ने की है ही नहीं। वो तो सिर्फ हमारे यहाँ पे मजबूरन रहा है ना, उसके फैमिली ने रखा है तो उसे मिल नहीं रहा है, इसलिए वो वहाँ रुका हुआ है, वरना उसकी सोच ये रहती है कि मैं जाऊँगा अभी तो पीऊँगा। एक इंसान ऐसा होता है कि अनजाने में उसके ज़िंदगी में नशा आया। स्मैक का नशा कभी भी जानबूझ के किसी की ज़िंदगी में नहीं आता, ये अनजाने में आता है। तो ये लोग ऐसे गिरफ्त में आते हैं कि वो अनजाने में आता है लेकिन फिर वो जाता नहीं कभी। तो नशा मुक्ति केंद्र में जो काउंसलिंग के अलावा जो मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह होता है, तो फिजिकल एक्टिविटीज़ को भी प्रायोरिटी मिलती होगी? जी जी। कि किस तरह से ये होती है, कैसे, और फिजिकल एक्टिविटीज़ का कितना बड़ा रोल रहता है इसको कम करने में? देखिए सर, इसमें हमारे यहाँ तो एनए के प्रोग्राम चलते हैं, एनए के नारकोटिक एनोनिमस की हमारा एक ग्रुप है, उसकी बुक्स वगैरह है, हम तो उसके कराते हैं। वो ऐसी किताब है जैसे हिंदुओं में गीता है,
अलग अलग धर्म ग्रंथ हैं, वैसे ही बोला गया कि हमसे वो नशा मुक्ति केंद्र में नशेबाजों की एक गीता है। वो गीता ऐसी है कि उसमें वो लोगों के द्वारा लिखी गई किताब है जिन्होंने नशा खूब किया अपनी लाइफ में, जिंदगी पूरी नशे में बिताई और लास्ट में नशे पे विजय हासिल की और रिकवर हो गए वो। और वो रिकवरी मेंबर 8 साल 10 साल से ऊपर को, 5 साल से ऊपर को वो उन्होंने बुक लिखना शुरू कर दिया। वो 365 दिन का, हर एक दिन का एक पन्ना होता है। अभी दिसंबर चल रहा है तो आज 26 दिसंबर का हमारा पेज खुलेगा और हमारे पास ग्रुप भी है, उसमें आज का विचार लिखा होगा। तो वो किताब उनको ये बताती है कि सिर्फ हमें आज के दिन ही बचना है नशे से। अगर हमारे अगल बगल अगर कोई नशेबाज बैठे हैं, हमें कैसे निकलना है, वो चीज़ें उसमें बताई जाती है। लेकिन उस चीज़ को वहाँ पे लोग समझ लेते हैं, लेकिन बाहर जाने के बाद वो चीज़ें और वो यार दोस्त, वो समाज उनके बीच में आता है, वो सारी चीज़ें फिर भूल जाते हैं। तो जो आपका डी एडिक्शन सेंटर है, हाँ। इसमें सक्सेस रेट कितना है? जो लोग आते हैं फिर जब वो अपना कोर्स पूरा करके जाते हैं, तो कितने लोग नशा छोड़ने में सफल होते हैं और कितने लोग फिर जाने के बाद? इसमें मैं अपना अगर ज़्यादा बढ़ा के नहीं बोलूँ, जैसे अगर अल्कोहलिक हमारे पास आते हैं, जैसे कोई लड़ाई झगड़ा करता है, घर में मारपीट करता है, या उसके शरीर में काफ़ी वीकनेस है, लेकिन वो हमारे यहाँ से एकदम ठीक होके जाता है। लेकिन हम उसको कॉल करते हैं, कुछ लड़के उसमें ऐसे होते हैं जो अगले दिन ही जाने के दिन से फिर दोबारा शुरू हो जाते हैं, रिपीट आने के चांसेस हो जाते हैं उनके, और वो आते भी हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि हम उनका जो फॉलो में पूछते हैं उनके घर में 2 महीने या 3 महीने में, तो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि 1-1 साल तक भी अपने घर में अच्छे से रहते हैं। 1 साल 6 महीने ये रिस्पॉन्स देखने को मिलता है अल्कोहल, चरस और जो जिनका मानसिक उपचार कराते हैं इन लोगों पे। और स्मैक वाले का क्या है कि वो तोड़फोड़ करता है, मारपीट करता है, अपने आप को नुकसान पहुंचाना घर वालों को। वो हमारे यहाँ डी एडिक्शन सेंटर आने के बाद जब वो जाता है डिस्चार्ज होके, वो नशा तो अगर वो कर लेता है, वो 5 दिन 10 दिन हो सकता है, 3 महीने नहीं करता है, लास्ट है 6 महीने, इससे ज़्यादा हम कह नहीं सकते। 6 महीने में चोरी छुपे कुछ ना कुछ वो कर लेता है, लेकिन फिर जब वो 6 महीने बाद दोबारा शुरू करता है तो फिर वो शुरू हो जाता है दोबारा, फिर उसे फिर दोबारा रिहेबिलिटेशन आने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो वो लोग क्या करते हैं, उनके थोड़े व्यवहार चेंज हो जाते हैं, उनके अंदर एक डर रह जाता है कि घर वाले दोबारा मुझे यहाँ नशा मुक्ति केंद्र में डालेंगे तो वहाँ मुझे बंदिश में मुझे नशा नहीं मिलेगा और मेरे लिए बंदिश है। तो उनके व्यवहार जैसे लड़ाई करना या पैसे की डिमांड करना या अपने आप को नुकसान करना, जिससे कि घर वाले डरे रहते हैं, ये चीज़ें कम हो जाती हैं स्मैक वाले पेशेंट में। और उसका मैं गारंटी में इतने 2017 से यहाँ पे, और भी ये अभी देवभूमि मेरा पंजीकरण 3 साल में हुआ है। इससे पहले मैं अन्य संस्थाएं यहाँ पे संचालित करता था, उसके रजिस्ट्रेशन कोई और संस्थाओं का था, मैं इंचार्ज रहा करता था। तब से मैं 2017 से अभी तक मैंने इसमें का रिस्पॉन्स ऐसा देखा कि ये चीज़ इंसान के दिमाग में इस तरह दिलो दिमाग में बैठ जाती है कि मौत आ जाए तभी ही छूटेगा। इसका रिस्पॉन्स है, हाँ तब शून्य हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे नानक मत्ता से आती है इसमें पूरी, पहले पीलीभीत और नानक मत्ता ये 2 जगह नानक मत्ता से आती है पूरी, इसमें पहाड़ों में नानक मत्ता से आ रही है। लेकिन वहाँ पे अगर कुछ बंदिशें ऐसी हो कि अगर आना बंद हो जाए तो यहाँ के युवा बच सकते हैं इस चीज़ से। तो नशा मुक्ति केंद्र में ऐसे भी बातें आती हैं, इस तरह के भी एलिगेशन कई बार लगते हैं कि बल प्रयोग करना पड़ता है, ऐसे भी नशेड़ी होते हैं। तो क्या ऐसा भी कुछ होता है कि उनको मतलब उनको कंट्रोल करने के लिए उनको जो नशे की जिद करते होंगे तो उस समय कोई हाँ सर बल प्रयोग करते, तो वो बल प्रयोग उनको कोई नुकसान तो नहीं करता होगा? नहीं सर, ऐसा करते हैं वो। यहाँ पे आने के बाद जो पहली बार आता है वो ऐसा करता है, वो कहता है, धमकी देना शुरू कर देता है या खिड़कियों के शीशे तोड़ना शुरू कर देता है। तो उसमें हमारा स्टाफ जाके उसे अच्छे से समझाता है, भाई तू अब यहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र में है, अगर परिणाम अगर तू बाद में फिर तुझे भोगना पड़ेगा, तो यहाँ पे अपने आप को नुकसान करेगा, तो हमें भी कुछ ना कुछ जवाबी भी अपने बचाव और तेरे बचाव के लिए तुझे जिंदा रखने के लिए हमें करना पड़ेगा, हम बात देंगे तुझे। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं कोई केसेस कि हमने किसी को मारा, लेकिन समझ जाते हैं वो इसलिए भी फिर एक तरह का मैंने देखा है यहाँ पे ना नशा मुक्ति केंद्र में, अगर हम किसी जो बाजार में उधम काट रहा होगा, शराबी हो या इसमें क्या हो, अगर हम उसे 10 लोगों के बीच में रिहैब सेंटर में बंद कर देते ना, वो एक अंदर बेड लगे हैं, सारे उधर पे एडमिट हैं लोग और सब शांति से बैठे हैं, उस माहौल में जैसे आता है वो शांत हो जाता है, थोड़ी देर के लिए करता है फिर वो शांत हो जाता है, क्योंकि उसके अगल बगल वाले समझा देते हैं कि मैं 3 महीने से हूँ, गलत काम नहीं करते हैं, तुझे यहाँ पे पनिशमेंट फिर तुझे मिलेगा, भले आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा। तो वो फिर कहीं ना कहीं आदमी डर जाता है लोगों को देख के भी,
तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि हमने कभी मारपीट की। हाँ, ऐसे केस से डराना धमकाना हमारा रहता है, भाई बहुत मार खाएगा या कुछ हम ऐसा तेरे साथ करेंगे कि फिर तुझे उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, पनिशमेंट तुझे मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम कहते हैं ना, तो वो डर जाते हैं। ऐसा तो यहाँ पहाड़ों में नहीं करते, लेकिन प्लेन्स में के लड़के ऐसे ढीठ होते हैं, वो करते हैं ऐसा। हाँ, धन्यवाद जोशी जी आपका बहुत बहुत। जैसा जोशी जी ने बताया कि नशा कितना भयावह है और नशे की जो चुनौती है, नशे के खतरे किस तरह के हैं, और नशे की रोकथाम के लिए डी एडिक्टेशन जो सेंटर हैं, नशा मुक्ति केंद्र हैं, वो अपनी ओर से किस तरह से प्रयास कर रहे हैं। वैसे भी उत्तराखंड को 2030 तक नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने का संकल्प प्रदेश सरकार का है। यानी कि नशे की तीव्रता, नशे की गंभीरता, नशे की चुनौती कितनी गंभीर है, ये सब चीज़ें दिखाती हैं। और नशे का कारोबार किस पैमाने पर हो रहा है, जो पुलिस की बरामदगी है, और नशे की गिरफ्त में आने वाले जो लोग हैं, उसमें युवा अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे युवाओं को रोकने के लिए परिवार की जिम्मेदारी भी है, समाज का दायित्व भी है। प्रशासन और सरकार की ओर से ऐसी नीतियां बनाई जा रही हैं, और नशा मुक्ति केंद्र जो ऐसे लोग वहां जाते हैं, उनको अपनी ओर से प्रयास करते हैं। यकीनन इस दलदल से बचने के लिए, इस दलदल से पार होने के लिए सबको सामूहिक प्रयास करने होंगे। लेकिन परिवार की भी जिम्मेदारी है कि वो समझदारी से अपने पालियों के, अपने बच्चों के जीवन को रोशनाई की ओर ले जाए, न कि नशे के अंधेरे की ओर।